बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से अगर आपने एयरफोर्स में एज ए जीडीपी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपने टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, या अगर आपने एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है, या एयर डिफेंस में अगर आपने अप्लाई किया है, या एज ए आपने एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ में अप्लाई किया है, या सपोज लॉजिस्टिक्स सेल में अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपने अपने कौन से कोर्स ऑफ कंटेंट को आपने तैयार करके आपने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है, या एयरफोर्स के कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलोअप करके आपने अपने टेस्ट की जो है तैयारी करनी है, या आप ये कह लें कि अगर आपने उसमें अप्लाई करना है तो कौन सी स्पेसिफिकेशन है जो एयरफोर्स ने दी है कि एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, आपका जो है मटेरियल स्टेटस आपका क्या हो, आपकी नेशनैलिटी क्या है, क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। तो ये तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशन मैं अपनी आज की इस वीडियो में जो है कवर अप करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने आफ्टर इंटर या आफ्टर एफएससी अगर आपने किए हैं, या आफ्टर ए लेवल अगर आपने किए हैं, या अगर आप आफ्टर आईसीएस अगर आप एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे वो एयर डिफेंस है, चाहे वो आपका जनरल ड्यूटी पायलट है, चाहे आपका वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, या लॉजिस्टिक सेल आपका है, या एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ हैं, तो उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है। सबसे पहले हम कोर्स ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। देखें, अगर आप किसी भी जॉब टेस्ट या एंटी टेस्ट की अगर आप तैयारी करते हैं, तो अगर आप जो है उसकी बेसिक्स को अच्छा करते हैं, या बेसिक्स हैं या उसका जो इनिशिएट है पहले अगर आप उस पर वर्किंग कर लेते हैं, तो फिर आप शॉर्ट टाइम में तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो मैं वो भी जो है एक ट्रिक बताऊँगा आपको कि आपने शॉर्ट टाइम में जो अगर आपने तैयारी करनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, या अगर लॉन्ग पीरियड में अगर आपने तैयारी करनी है तो उसका जो है तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा जनरल ड्यूटी पायलट है, अगर आपने इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है और इसकी आपने तैयारी करनी है तो आपने किस तरह से करनी है, कौन से 3 टेस्ट आपके जो होने हैं जिस बेस पे आपको आगे वो क्लैरिफाई करेंगे कि आपने अपना जो है एकेडमिक टेस्ट के बाद फिर जो आपका आईसीएसबी होना है तो उसके लिए आप सफिशेंट हैं या उसके लिए आप एलिजिबल आप होते हैं। लेकिन उसके लिए पहले 3 टेस्ट जो हैं उनको आपने जो है क्लैरिफाई करना है। अगर उनको आप क्लैरिफाई करते हैं तो ही फिर आपको एयरफोर्स की तरफ से आईएसएसबी का जो है लेटर इशू होता है। तो फिर जो आईसीएसबी की है रिक्वायरमेंट वो इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों बाद उस पर भी मेरी वीडियो आएगी तो उसको भी आप वाच कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो जनरल जो है ड्यूटी पायलट है इसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, या इसके जो हमारे 3 टेस्ट होने हैं वो कौन से होने हैं। तो देखें, सबसे पहले जो हमारा जनरल ड्यूटी पायलट है इसमें हमारा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपका पहला टेस्ट होता है जब आप इसमें एज ए जनरल ड्यूटी पायलट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने सबसे पहले जो टेस्ट देना होता है वो आपको होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके 2 पार्ट हैं, एक आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है और दूसरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो आपने प्रिपेयर करना है। नंबर 2 पे जो है आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो प्रिपेयर करना है। मैं आगे चल के ब्रीफली बताऊंगा कि आपने इंटेलिजेंस टेस्ट में नॉन वर्बल को किस तरह से क्रिएट करना है और जो आपका वर्बल है उसको जो किस तरह से क्रिएट करना है, या आप ये कह लें कि वर्बल में हमारी कैटेगरी कौन सी आती है और नॉन वर्बल में हमारी कैटेगरी कौन सी आती है। तो सबसे पहले देखिए, हम जो बात कर रहे हैं जीडीपी की, तो बेसिकली 2 टेस्ट तो आपके हो गए ना, एक आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नंबर 2 पे आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब बात करते हैं कि जो दूसरा टेस्ट एकेडमिक आपका होना है, अगर आप जीडीपी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसमें आपका बेसिक एक इंग्लिश और एक फिजिक्स। एकेडमिक में ये 2 सब्जेक्ट आपको आएंगे, ना उसमें जीके आएगा, ना उसमें पाकिस्तान अफेयर जो आएगा, ना उसमें जो है करंट अफेयर आएगा, बाकी सब्जेक्ट उसमें नहीं आएंगे। अगर आपने जीडीपी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके फ़र्स्ट ऑफ ऑल 2 टेस्ट होंगे, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा नॉन वर्बल, और थर्ड एकेडमिक में आपका टेस्ट जो है फिजिक्स आपका आएगा, और उसके बाद जो है आपका जो है इंग्लिश आपका आएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा एयर डिफेंस है उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, उसके 3 टेस्ट कौन से हैं। तो उसका भी इसी तरह से है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, नंबर 2 पे आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, और नंबर 3 पे जो एकेडमिक आपका है उसका भी इंग्लिश है और उसका भी फिजिक्स है। यानी कि आपका जीडीपी का भी जो था एकेडमिक उसमें इंग्लिश और फिजिक्स था, और जो आपका एयर डिफेंस है इसमें भी एकेडमिक जो हमारा है वो इंग्लिश और फिजिक्स है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा जो हमारी जो है थर्ड हमारी कैटेगरी है उसमें एडमिन एंड स्पेशल जो ड्यूटीज़ है उसके अंदर भी इसी तरह से है कि आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा, नंबर 2 पे नॉन वर्बल, और नंबर 3 पे जो आपका आएगा वो आपका इंग्लिश और आपका फ़िज़िक्स आएगा। तो अब जो हमारी 4th कैटेगरी है उसकी बात कर लेते हैं कि उसमें हमारा एक है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है और नंबर 4 पे लॉजिस्टिक सेल है हमारा।
तो जो नंबर 1 पे आपका टेस्ट होगा उसमें भी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 होंगे, एक आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा, नंबर 2 पे जो आपका आएगा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका आएगा। फिर जो आपका एकेडमिक पार्ट है इसमें 3 है, इसमें इंग्लिश है, फिजिक्स है एंड मैथ है। जो हमारे पहली जो 3 कैटेगरी थी, जीडीपी था हमारा, एयर डिफेंस था और एडमिन एंड स्पेशल जो थी ड्यूटीज़, उसमें हमारा इंग्लिश एंड फिजिक्स था। लेकिन लॉजिस्टिक्स सेल में और एनानॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं आफ्टर आईसीएस, अगर आईसीएस आपने फिजिक्स के साथ किया है या स्टैट के साथ किया है, या अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है, प्री मेडिकल अगर आपने पढ़ा है या ई लेवल किया है, उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, या अगर आप अप्लाई करते हैं लॉजिस्टिक सेल के लिए, तो आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नंबर 2 पे नॉन वर्बल, और नंबर 3 पे आपका जो एकेडमिक होगा उसमें 3 पोर्शन आपको पूछे जाएंगे। नंबर 1 पे इंग्लिश है, नंबर 2 पे आपका फिज़िक्स है, नंबर आपका जो 3 पे है वो आपका मैथ है। चलिए ये तो होगी ना स्पेसिफिकेशन के टेस्ट में पोर्शन कौन कौन से आपको आने हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो होता क्या है, क्योंकि वो तो सभी का सेम है और नॉन वर्बल वो सभी का सेम है। तो देखें जो आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो होता क्या है कि आपको एक नंबर की ना एक सीरियल मिलेगी, या अगर आपको एक नाम है, जैसे कि आप कह लें कि कोई भी नाम, बिलाल नाम आप ले लें, या आप कोई एक स्पेशलाइजेशन का एक वर्ड आप ले लें, तो वो वर्ड को उन्होंने थोड़ा आगे पीछे करके लिखा होगा कि SPECI अगर सही वर्ड बनता है तो उन्होंने SP पहले ए लिखा होगा फिर आई होगा, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। या वो उन्होंने कोई मैथ की कोई नंबरिंग दी होगी, या नंबरिंग का जो है कोई सीक्वेंस होगा, या वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप ICCB का स्टैंड बाय बताएं, आप PMA का स्टैंड बाय बताएं, कोई स्टैंड बाय है वो आपसे पूछ सकता है। तो नॉन वर्बल में बेसिक इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आपको वो जो है मैथमेटिक्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको दे सकता है कि उसमें सीरीज़ आपकी नंबरिंग की आ सकती है। कोई मैथ का क्वेश्चन उन्होंने सही तरह से सॉल्व नहीं किया होगा, या सॉल्व किया होगा तो उसकी रेशो नीचे दी होगी कि उसमें सही आंसर कौन सा है। तो जो आपका जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो इस तरह का होता है। फिर भी मैं स्क्रीन पर एक जो है आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ, उसमें जस्ट एक एग्जांपल है कि आपने जब टेस्ट आपको जो है वर्बल एबिलिटी का आएगा, या अगर आपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की आपने तैयारी करनी है, तो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इसी बेस पे होंगे। चलिए ये तो हमारा हो गया ना वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब बात करते हैं कि जो हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो होता क्या है। देखें जो हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो है टेस्ट है वो भी थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें बेसिक हमारा जो मेन जो कह लें कि जो करैक्टर है ना, वो उसमें आता है कि आपकी जो है लॉजिकल रीजनिंग जो है ना आपकी, वो इसमें इंक्लूड होती है। होता क्या है कि आपको शेप्स दिखाई जाएंगी, करेक्ट शेप पे आपने टिक करना होगा, या आप ये कह लें कि वो आपको मैथ की कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स आ सकती हैं, या फ्लावर की कोई डायरेक्शन आ सकती है, या कोई एरोस की डायरेक्शन वो आपको दे सकता है कि ये एरो सीधा है, ये उल्टा है, या ज्योमेट्रिकल शेप्स में वो बताएगा कि आपको कि ये शेप्स देखें इसमें से जो है करेक्ट शेप कौन सी होगी, तो उस पर आपने टिक करना है। फिर भी स्क्रीन पर देखें कि इंटरफेस आपको जो है नज़र आ रहा है, तो उसमें भी मैंने बताया कि अगर आपको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन आपको आएंगे तो वो इसी बेस पे आएंगे। या गोल सर्कल वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें से जो सही वाला सर्कल है उस पर आपने टिक करना है, यानी कि इसी से जो है मिलते जुलते क्वेश्चन वो जो है आपसे पूछेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वर्बल एबिलिटी था, उस पर हमने बात की। फिर हमारा था नॉन वर्बल जो था, उस पर बात की कि वर्बल का टेस्ट आपने कैसे देना है और नॉन वर्बल का टेस्ट आपने किस तरह से देना है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा एकेडमिक पार्ट है उसमें हमारा जो GDP था उसमें बेसिक इंग्लिश है और फिज़िक्स है, ये आपको इंटर बेस भी आ सकती है और आपको मैट्रिक बेस भी आ सकती है। अगर किसी ने आप ये कह लें कि अगर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे हैं तो फिर तो तैयारी करना आपके लिए आसान है, लेकिन फिज़िक्स की भी जो बेसिक्स हैं उनको आप कवर कर लें और इंग्लिश की जो बेसिक्स हैं उनको आप कवर कर लें। और जो आपका एयर डिफेंस है और जो हमारा एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ हैं उनमें भी बेसिक हमारा इंग्लिश है और हमारा जो फिज़िक्स है। तो कोशिश करें कि इंग्लिश और फिज़िक्स के जो क्वेश्चन आपको वो उसमें पूछे जाएंगे जो उसकी बेसिक्स हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर ग्रामर का पोर्शन आता है, उसमें आपका जो है सेंटेंस मेकिंग हो सकता है, आपका सिनोनिम एंटोनिम हो सकता है, फिर प्रोनाउंसिएशन आप सब पूछ सकते हैं। तो इसी से जो है मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आएंगे। और फिर जो हमारा है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हमारा है, और नंबर 5 पे जो हमारा है हमारा 5th पे सॉरी जो है लॉजिस्टिक सेल जो हमारा है उसका भी इसी तरह से होगा कि उसमें भी आपका जो है वर्बल आपकी जो है इंटेलिजेंस टेस्ट आपका आएगा। नंबर 2 पे नॉन वर्बल आएगा, नंबर 3 पे आपका बेसिक मैथ, नंबर 4 पे आपका बेसिक इंग्लिश, नंबर जो 5th पे आपका बेसिक फिज़िक्स। ये आपका एकेडमिक पार्ट है जो कि कैंडिडेट हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक सेल के। तो चले ये तो चले आपका कोर्स ऑफ कंटेंट हो गया ना कि आपने GDP के लिए कौन से कोर्स ऑफ क्राइटेरिया को चूज़ आपका है, आपका एयर डिफेंस का कौन सा है, एडमिन का कौन सा है,
फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का आपका कौन सा है और लॉजिस्टिक सेल का आपका कोर्स ऑफ कंटेंट कौन सा है। और मैंने बताया कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका किस तरह से आएगा और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो आपका टेस्ट है वो आपका किस तरह से आएगा। तो अब बात करते हैं, मेन बात ये कि आपको वहाँ पे जो अटैम्प्ट आएगी वो किस तरह से आएगी। वो चाहे आपके पास टेस्ट फिजिकली आएगा या ई टेस्टिंग आएगी जो कि कंप्यूटर पर होता है। तो आपको एक बात मैं जो है क्लियर कर दूं कि आपको जो वहाँ पे टेस्ट आएगा वो ई टेस्टिंग आएगा, फिजिकली टेस्ट आपको नहीं आना, कंप्यूटर बेस पे आपने टेस्ट देना है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर देंगे तो फिर आगे बटन होगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। प्रीवियस अगर आपने जाना होगा तो साथ ही बटन है प्रीवियस का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे। फिर भी देखिए स्क्रीन पर इंटरफेस आप देख रहे हैं कि इस पर क्वेश्चन के जो 2 बटन दिए गए, एक नेक्स्ट का बटन है कि आंसर अगर आपने टिक करके नेक्स्ट पे करेंगे तो वो सबमिट आपका हो जाएगा। और अगर आप प्रीवियस जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं है या मैंने प्रीवियस जाके उसको देखना, तो आप प्रीवियस भी जा सकते हैं। लेकिन आपको एक टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, वो 30 मिनट भी हो सकते हैं, 20 मिनट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको राउंड अबाउट जो है 75, 85 या 95, 96 के राउंड अबाउट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है। टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम 20 से जो कह लें 30 मिनट के अंदर आपकी होगी। जो आपने जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की अटैम्प्ट आपने देनी है उसे आप क्लैरिफाई करेंगे। फिर आप अपने जो है नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, वो हमारा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसका भी मैकेनिज्म इसी तरह से है कि ई टेस्टिंग आपकी होगी, आपने कंप्यूटर बेस पे टेस्ट देना है, आंसर सही होगा तो आंसर पे उसी जो है आप जो है उस पर टिक करके नेक्स्ट पे जाएंगे। आप जो सबमिट करेंगे तो अगले आंसर पे आ जाएंगे। अगर एक स्क्रीन पर आगे बाद 6 क्वेश्चन है तो 6 को कर देंगे, बाद जब आप अगर आप नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। प्रीवियस जाना चाहते हैं तो प्रीवियस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस आ जाएंगे। तो ये तो एक मैकेनिज्म है ना ई टेस्टिंग सर्विस का, लेकिन उसकी भी टाइम ड्यूरेशन से इसी तरह से होगा कि 20 से 30 मिनट आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन आपसे 75, 85 या 95 के राउंड अबाउट वो आपसे पूछ सकता है। इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये एयरफोर्स की मर्ज़ी है। मैं तो फिर जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसी के जो है राउंड अबाउट क्वेश्चन वो पूछ सकता है, या 95 या 85 या 75। तो लेकिन ये उनका रूल है कि अगर आप पहला टेस्ट पास करते हैं तो फिर आप अगले टेस्ट में बैठेंगे। यानी कि पहला आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो आप क्लैरिफाई करते हैं, तो सेकंड पे आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट उसमें आप बैठेंगे, वो क्लैरिफाई करते हैं। तो नंबर 3 पे फिर आप जो है एकेडमिक टेस्ट में आप बैठेंगे, जिनका एयर डिफेंस और जीडीपी और आपका स्पेशल एडमिन जो है ड्यूटीज़ हैं वो अपना फिज़िक्स और मैथ की अटैम्प्ट देंगे। जो हमारे लॉजिस्टिक सेल वाले हैं और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो अटैम्प्ट अपनी बेसिक मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश की देंगे। लेकिन इनका टाइम ड्यूरेशन भी तकरीबन आप कह लेंगे 50 से 60 मिनट के अंदर होगा, या आप कह लेंगे 40 मिनट का होगा क्वेश्चन। वो इसमें आपको वो 40 भी पूछ सकते हैं, 50 भी पूछ सकते हैं, 60 भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये हमारे एयरफोर्स की मर्ज़ी है, इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं है कि वो क्वेश्चन वो आपसे कितने पूछें। तो इस वाले से आपने परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन हमें वहाँ पे 40 आएंगे, 50 आएंगे, 60 आएंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके पास 40 मिनट या 50 मिनट होंगे। इस जो है दौरान आपने अपने 40 सवाल वो अगर आपसे पूछते हैं जो कि कैंडिडेट हैं हमारे एयर डिफेंस के, जीडीपी के और एडमिन के, उसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के आ सकते हैं, और यानी कि 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 20 जो क्वेश्चन आपके फिजिक्स के। और जो हमारे कैंडिडेट हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के और या लॉजिस्टिक सेल के, उनमें बेसिक 3 पोर्शन है, मैथ है, इंग्लिश और फिजिक्स है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो शायद क्वेश्चन आपसे 20 यानी कि 60 एमसीक्यूज आपसे ले लें, यानी कि मैथ के आपके 20 और फिजिक्स के 20 और इंग्लिश के 20, और टाइम ड्यूरेशन आपके पास वो दे दें 40 मिनट या 50 मिनट आपको दे दें, क्योंकि इसमें आपका एक सब्जेक्ट ज़्यादा है एकेडमिक में। तो ये उनकी मर्ज़ी है, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है। लेकिन ये कोई आप कह लें कि जो है ना एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं है। एयरफोर्स अपनी स्पेसिफिकेशन जो है वो चेंज करती रहती है। ये मैकेनिज्म थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो कोर्स ऑफ कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो आपके देखिए टेस्ट की स्पेसिफिकेशन वो यही रहेगी। टाइम ड्यूरेशन या जो आपके जो है टेस्ट के जो क्वेश्चन है उनकी लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो हम आपके जीडीपी के जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे एयरबेस के स्टूडेंट हैं, जो हमारे एडमिन के जो स्टूडेंट हैं, उनका टेस्ट इसी तरह से होगा कि पहले आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नंबर 2 पे नॉन वर्बल, नंबर 3 पे एकेडमिक में 2 सब्जेक्ट आपको आएंगे। और जो हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और जो हमारे स्टूडेंट हैं उसके लॉजिस्टिक सेल के, उनके लिए भी यही रूल होगा कि आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका पहले है, नंबर 2 पे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस आपका टेस्ट है, नंबर 3 पे एकेडमिक है, उसमें आपका 3 पार्ट है, बेसिक आपका मैथ है, फिजिक्स है और बेसिक आपकी इंग्लिश है। टेस्ट यही रहेंगे। टेस्ट की स्पेसिफिकेशन चेंज हो सकती है कि क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं या टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है।
तो इस हवाले से आपने जो है करंट जो अपडेट है वो लेके तो आपने तैयारी करनी है। तो आप ये कह लें कि ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद अगर आपने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है, उसके बाद अगर आप उससे पहले जो प्रोसीजर हमारा है, चलो ये तो होगा ना टेस्ट की तैयारी के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई उसके लिए अगर आपने करना है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, नेशनैलिटी आपकी, मटीरियल स्टेटस आपका, आपकी क्वालिफ़िकेशन, फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने देखनी है। अगर आप इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, ये सारी चीज़ों में अगर आप फिट होते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक जो है वेबसाइट है, उस पर प्रॉपर एक पेज मैंने बनाया हुआ है, उसका मैं जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। फिर भी मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि एक वेबसाइट है www.examsforallweb.com। ये आप क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको जो है वो ब्लॉग मिल जाएगा। यहाँ अगर आप सीधे उसी ब्लॉग पे जाना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे क्लिक करेंगे तो सीधे आप उसी ब्लॉग में चले जाएंगे। उसमें प्रॉपर मैंने बताया कि आपका जो है जीडीपी के लिए क्राइटेरिया क्या है अगर आपने अप्लाई करना है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, एयर बेस के लिए कौन सा है, फिर आपका स्पेशल एंड एडमेंट जो ड्यूटीज़ है उसके लिए क्या है, और नंबर 5 पे लॉजिस्टिक सेल के लिए क्या है। आपने बेसिकली वो ब्लॉग पे जाके तो आपने अपनी क्राइटेरिया को चूज़ कर लेना है। उसके मुताबिक आपने देख लेना कि आपकी एज लिमिट, आपकी हाइट, नेशनैलिटी, आपकी मटीरियल स्टेटस, आपका जॉब क्वालिफिकेशन, जो आपकी जो है क्वालिफिकेशन है, और उसके अलावा जो आपका कह लेंगे जो उन्होंने सारी स्पेसिफिकेशन बताई है कि अगर आप जो एफएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या स्पेसिफिकेशन है, ए लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या स्पेसिफिकेशन है, और अगर जो स्टूडेंट आईसीएस के हैं या प्री मेडिकल के हैं जिन्होंने आईसीएस किया है फिजिक्स के साथ या स्टैट के साथ, उनके लिए क्या स्पेसिफिकेशन है। तो ये ओवरऑल तमाम आप कह लेंगे स्पेसिफिकेशन उसी ब्लॉक में आपको मिलेगी। अपने कैटेगरी आपने अपनी देख लेनी है कि एयर डिफेंस की कौन सी है, और आपकी आप करें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपका है, लॉजिस्टिक सेल आपका है, जीडीपी है, स्पेशल ड्यूटीज़ आपका है। तो जो सी कैटेगरी आपकी होगी आपने उसी कैटेगरी को लेके आपने अपनी स्पेसिफिकेशन दे के फिर ही आपने अपने जो है इसके लिए अप्लाई करना है। ये तो होगी ना, आप कह लें कि मैंने पहले बताया आपको कि आपने अपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कैटेगरी आपकी जो सी होगी उसके मुताबिक आपका टेस्ट कौन सा होगा। फिर उसके बाद बताया कि अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन क्या है जो एयरफोर्स ने हमारी दी है। नंबर 3 पे कि अगर आपने शॉर्ट टाइम में तैयारी अपनी करनी है, जो तो हमारे कैंडिडेट हैं जिनको हाउ नाउ नहीं है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, नॉन वर्बल क्या है, चले मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ये तो सबको पता ना कि एफएससी में उन्होंने जो स्टडी किया है या उन्होंने जो हमारे मैट्रिक में या ओ लेवल के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो स्टडी किया है, बेसिक इंग्लिश उनकी कौन सी है, तो उसको उन्होंने तैयार कैसे करना है। लेकिन ज़्यादा असल मुद्दा ये है कि आपकी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है आपका है, उसकी तैयारी के लिए आप ऐसा करें कि मार्केट में काफ़ी बुक्स है जो मिलती कंपनीज़ की, उसमें डोगर है, कारवन है, और उसमें मजीद है, और काफ़ी अदारे इल्मी वगैरह हैं जो इसकी बुक्स बनाते हैं। आपने करना क्या है कि आपने उसकी जो है 2 से 3 बुक्स परचेज़ कर लेनी है। कोशिश करेंगे पहले एक ही बुक आप परचेज़ करें, एक बुक को घर ला के प्रैक्टिस उस पर आप करें। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको लगे कि प्रैक्टिस आपकी कम है तो फिर मार्केट से आप एक और बुक परचेज़ कर लें, वो आप अपनी ख़त्म कर लें, फिर 3rd पे आप आ जाएँ। लेकिन कोशिश करेंगे अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद अगर टाइम ड्यूरेशन आपके पास 2 हफ़्ते हैं, 3 हफ़्ते हैं, 1 महीना है, तो कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा करें। वर्बल और नॉन वर्बल की प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करेंगे, अटैम्प्ट आप उतना ही अच्छा देंगे। बाकी जो आपका बेसिक मैथ है, बेसिक आपकी इंग्लिश है, बेसिक आपकी फ़िज़िक्स है, ये तो चले कंसेप्ट बेस है, कंसेप्ट जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा आप वहाँ अटैम्प्ट करेंगे। तो बात होगी ना कि आपने जब अपने शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है तो आपने पहले अपना जो है मार्केट से जो बुक लेनी है, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपने कम टाइम में तैयारी करनी है तो आप जो है पहले एक बुक को ले लें, उसको आप अपना जो है कवर अप कर लें। नंबर 2 पे फिर आप ले लें, उसको कवर अप कर लें, वो भी अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो। अगर टाइम ड्यूरेशन ही आपके पास कम है, अगर आपको लगता है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है उसके बाद अगर आपके पास 2 हफ़्ते हैं तो 2 हफ्ते में दारी बात तैयारी तो आपने करनी है। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है पहले एक बुक को घर ला के उसकी प्रैक्टिस पहले आप करें। फिर अगर आपको लगता है कि 1 वीक में वो बुक आपने ख़त्म कर लिया तो फिर आप 2nd बुक मार्केट से ले आए, वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तो उसमें क्वेश्चन थोड़े यानी कि उसकी जो आप कह लें इक्वेशन जो है वो चेंज होती है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो उस पर आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा आप अटैम्प्ट करेंगे, ये आप बात याद रखें। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा तुक्का नहीं है जिसे आप लगा के तो वहाँ आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने अपने टेस्ट की तैयारी अच्छी रखनी है, प्रैक्टिस को ज़्यादा अच्छा करना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा आप वहाँ पे अटैम्प्ट देंगे। तो नंबर 4 पे अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो है पासिंग लिमिट जो है आपकी वो कितनी है, वर्बल की, नॉन वर्बल की और एकेडमिक की, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है।
अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे होते हैं कि हमें ये आप बताएं कि हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में सपोज अगर 75 क्वेश्चन है तो कितने हम लेंगे, पास होंगे तो हम अगले टेस्ट में बैठेंगे, उसकी जो है पासिंग रेशो कितनी है, उसमें कितना पास करेंगे तो एकेडमिक में बैठेंगे। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि कोशिश करें कि अगर आपके वहाँ पे 75 क्वेश्चन है या 85 है या 95 है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि टोटल परसेंटेज जो है आपकी, उसमें मैक्सिमम आप 60 से 70% नंबर को गेन करें, क्योंकि एयरफोर्स ने हमारी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई कि हम कितने नंबर वाला बच्चा पास करते हैं। तो लिहाजा ये तो खैर उन्हीं को पता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप 60 से 70% जो है आप अपने क्वेश्चनों को आप आंसर अपने जो ठीक दें। चलें ठीक है, बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत भी अगर होते हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपके पास कम है, कम टाइम में आपने जो है वहाँ पे अटैम्प्ट ज़्यादा अच्छी जो क्वेश्चनों की देनी है। तो कोशिश करें कि आप जो है अगर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका है या नॉन वर्बल है आपका, तो जो पहला आपका स्टेप है वर्बल का, उसमें जो अटैम्प्ट आप दे रहे हैं उसमें कोशिश करें कि आपने जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने 60 to 70% नंबर गेन करने हैं, तो ही आप अगले स्टेप में जाएंगे अगर आप क्लैरिफाई करते हैं। सेकंड में जो आपका नॉन वर्बल है उसकी भी स्पेसिफिकेशन इसी तरह से होगी, जो पासिंग रेशो आपकी है वो भी 60 to 70 ही होगी। एकेडमिक में भी इसी तरह से है, उसके अंदर भी आपकी जो पासिंग रेशो है वो 60 से 70% होगी। जब ये पूरा टेस्ट आप पास कर लेते हैं, एयरफोर्स आपको फिर एक जो है लेटर इशू करता है। लेटर इशू के बाद आपके पास कम से कम 1.5 से 2 महीने होते हैं जब आपने ISSB की तैयारी करनी है। असल मुद्दा यही है, लेकिन अगर आप अपना इनिशियल टेस्ट अच्छा देंगे तो ही आप ISSB के लिए क्वालिफ़ाई कर पाएंगे। अगर आपका इनिशियली नहीं अच्छा तो फिर आप ISSB के लिए क्वालिफ़ाई जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नंबर 2 पे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी को आप ज़्यादा अच्छा करें। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस पहले कर लेंगे उतनी अच्छी आप अटैम्प्ट दे लेंगे, क्योंकि ये आपके स्टेप बाय स्टेप जो 3 टेस्ट आपके हैं ये आप पास करेंगे तो ही आगे आप जो है सिलेक्शन बोर्ड में आप जाएंगे ISSB के। तो कोशिश करें कि अपने इनिशियल की आप तैयारी अच्छी करें, इनिशियल अच्छा देंगे तो ही आपको PAF जो है वो सेलेक्ट करेगा, एलिजिबल आपको करेगा कि आप ISSB के लिए जो है वो सफिशेंट हैं या आप सफिशेंट नहीं हैं, या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं हैं, या उसके लिए आप क्लैरिफाई करते हैं तो ही आपको PAF जो है वो एक लेटर इशू करेगा। मैंने पहले भी बताया कि उसके दौरान आपके पास 1.5 से 2 महीने होंगे ISSB की तैयारी करने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इनिशियल से लेकर ISSB से लेकर सिलेक्शन तक, ये तकरीबन आपके 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि इनिशियल को अच्छा करें। मार्केट से आप रिकमेंडेशन वाली बुक्स लें, डोगर की, कारवां की, इल्मी की, किसी भी कंपनी की ले लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो 1 से 2 परचेज़ कर लें। वर्बल नॉन जो वर्बल की तैयारी अच्छी रखेंगे तो आप अच्छा अटैम्प्ट देंगे, अच्छा अटैम्प्ट देंगे तो आप ISSB के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी इस वीडियो में मैंने तमाम स्पेसिफिकेशन कवर अप कर ली हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है, कौन सा कंटेंट कौन सा फॉलोअप करना है, अगर आपने अप्लाई करना है उसके लिए क्या आपका जो है प्रोसीजर है, फिर अगर आपने शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है या ऑथेंटिक तैयारी करनी है तो वो किस तरह से करनी है। तो ये तमाम चीज़ों को फॉलोअप करके आपने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। उसमें मैं जो है नेवी कमीशन का जो टेस्ट है आफ्टर FSC वो लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद फिर फाइनल जो है वो ISSB की वीडियो आएगी। पहले मेरी PM लॉन्ग कोर्स पे थी, फिर शॉर्ट कोर्स पे थी, फिर लेडी कैडेट कोर्स उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी वो नेवी कमीशन टेस्ट पे होगी। इसके बाद फिर जो आपका एक टेस्ट होता है इन सभी का मेजर टेस्ट ISSB, उस पर इंशाल्लाह मेरी वीडियो आएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें तमाम स्पेसिफिकेशन आपके साथ लेकर आऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हों और आप उसे पे अमल करके, या अगर आप उस पर अगर आप चलते हैं तो आपकी जो है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपकी सिलेक्शन हो सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।